बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक और नई लहर आने वाली है। एक तरफ तो इमरान खान साहब की जमात 9 मई के बाद तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। शराजा बड़े बुरे तरीके से बिखर गया। वो लीडरान जिन्होंने बड़ा अपने आप को पुख्ता साबित करने की कोशिश की इमरान खान साहब के सामने बड़े अरसे से, वो भी हमें टूटते हुए नजर आए और रेत की ढेरी की तरह गिरते हुए नजर आए। ऐसे तमाम जितने भी लीडरान हैं उनके अंदर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब अब की बार गिरफ्तारी हुई और वो रिहा होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल रहे थे, और उसके बाद के जो मनाजर थे वो सारे आपको याद होंगे, बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो कि पुलिस आ रही है और फवाद चौधरी साहब भाग रहे हैं अदालत में। इस टाइम पर वो ब्रेक लेना चाह रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं सियासत से ब्रेक लेता हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा जमात से रिज़ाइन करता हूँ। ये ब्रेक से ब्रेक थ्रू का सफ़र कुछ चंद दिनों के अंदर ही पूरा होते हुए हमें लोगों को नज़र आ रहा है। तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते की बात है कि फवाद चौधरी साहब ब्रेक लेने से लेकर अब वो आ रहे हैं ब्रेक थ्रू करने में। मैं किस चीज़ को ब्रेक थ्रू कह रही हूँ? मैं इसको कह रही हूँ कि उनकी बहुत सारे लीडरान से मुलाकात हुई आज। वो कहते हैं असद उमर साहब से मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट लीडरान हैं बशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि अभी तो पाबंद सलासल हैं, लेकिन उन्हीं जेल की सलाखों के पीछे इमरान खान साहब के जिन्होंने एक तरह से कह लीजिए जानशीन, एक तरह से उनके बाद के लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की आज फवाद चौधरी साहब ने। क्या कहा उस मुलाकात के बाद, ज़रा सुने तो सही। 9 मई में जो कुछ हुआ, जो एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं, हम समझते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है और वो आगे बढ़ेगी, अपने कानून अपना रास्ता लेगा। जो कुछ हुआ हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी थी कि वो ना होता और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ, लेकिन इसमें बेशुमार जो बेगुनाह कारकुनान अंदर गए हैं उनको जेलों से बाहर लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। हमने आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। इस साबका लीडरशिप के अंदर असद उमर साहब का भी नाम लिया, हालांकि वो साबिका नहीं है, लेकिन उन्होंने तस्दीद कर दी कि मेरी किसी किस्म की फवाद चौधरी साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात हुई या नहीं हुई इसकी हकीकत तो सामने आ जाएगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेकंड इन कमांड हैं, उन्होंने क्या कहा था जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें चल रही थी, चहमगोइयाँ थी और मामला गर्म था और लोहे के ऊपर उसी टाइम पर चोट मारना थी, क्या फरमाया था, जरा सुने। कि ये तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक है और हमने सब ने मिलकर इस पे अपना हिस्सा डाला है। इमरान खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा था और की है। ये उसी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। गिरफ्तारी से बहुत पहले की बात है, डेट भी आपने देखी। ये उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिस जिम्मेदारी में वो सेकंड इन कमांड यानी इमरान खान साहब के जाने के बाद वो लीडर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब की मुलाकात के बाद डॉन चौधरी का ये कहना कि बहुत जल्द बहुत एक नई जमात खुलकर सामने आएगी, एक नई जमात का सर उठेगा और मामलात जो हैं वो एक नई ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने तो आवाम को बड़े बुरे तरीके से मुतासिर किया। अब इस मुतासिर करने के बाद ये दो तरफ जमातें बनती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये वाली जमात जो फवाद चौधरी साहब की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रिवाइवल की बात हो रही है, वोट बैंक बचाने की बात हो रही है, क्या हो रहा है, इस हवाले से जानेंगे। हमारे फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगे साबिर शाकिर साहब, सीनियर एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट सेगमेंट में हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। शब्बर जैदी साहब मौजूद होंगे। 5 दिसंबर को उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जिसके बाद मीडिया के अंदर तरतली मच गई। क्या बात की और आज वो क्या कहने वाले हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले साबिर शाकिर साहब, एक तरफ फवाद चौधरी मुलाकात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी से। शाह महमूद कुरैशी सेकंड इन कमांड है। खान साहब कहते हैं किसी को पकड़ लें, मुझे माइनस कर लें, लेकिन इंतखाबात करा लें। क्या ये तमाम जो जद्दोजहद चल रही है, ये ब्रेक से ब्रेक थ्रू तक का सफ़र जो है फवाद चौधरी का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को बचाने की कोशिश है, या आज जो इमरान खान साहब ने
इशारा दिया कि सारे लीडर असल में छोड़ के नहीं गए, कुछ ड्रामा भी कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग भी कर रहे हैं, ये वो वाली चीज़ है? सबसे पहले तो आपको और आमिर इलियास राना साहब को बहुत बहुत सलाम और आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। दूसरी जानिब ये देखें जी, मैच इस वक्त चल रहा है, बड़ा पॉलिटिकल ज़बरदस्त मैच है और इसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स खेल रहे हैं और ये प्रॉक्सीज हैं ज़्यादातर, और ये कौन किसकी प्रॉक्सी है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जेल में हैं, उनसे मुलाकात की इजाज़त उनकी फैमिली को नहीं है। अगर उनकी फैमिली ने मुलाकात करनी है तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से इजाज़त लेंगे और हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा तो ही उनसे उनकी मुलाकात हो सकेगी। अदरवाइज जेल हुकाम की और गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो मुलाकात होने दें या ना होने दें। अब इन हालात में अगर फवाद चौधरी साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुज़ वक्ती या कुल वक्ती अलग हुए हैं, अब वो अगर मुलाकात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो इसको ये भी एक बड़ा साइन है कि फैसिलिटेटर कौन हो सकता है, ये फैसिलिटेशन कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। और बाकी रही बात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर उनको अलग कर भी दिया जाए तो ये माजी में भी तजर्बे होते रहे हैं, लेकिन माजी में तमाम के तमाम तजर्बात नाकाम हुए हैं। आमिर इलियास राना साहब भी मुझसे माशाल्लाह ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल हिस्ट्री जानते हैं कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये हो चुकी है। ये कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अप्लाई हुई, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे अप्लाई हुई, कभी MQM पे अप्लाई हुई और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि माजी से मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा इस बार भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से शुरू होती है, इमरान खान साहब पे ही ख़त्म होगी। और आप ये देख लें कि ये इलेक्टेबल्स जो हैं इस सेगमेंट में जो इस वक्त चल रहा है हमारा क्राइसिस कह लें, सेगमेंट कह लें, या ट्राई, इसमें इलेक्टेबल्स भी गैर मुताल्लिक हो जाएंगे। अच्छा। ये ऐसा होगा कि इलेक्टेबल्स जो हैं, ये इलेक्टेबल्स का ग्रुप जो है, पूरी पॉकेट है, वो एक पॉकेट तैयार करके रखी हुई है बैलेंस ऑफ पावर के लिए। वो पॉकेट कभी उठा के नून को दी जाती है, कभी पीपल्स पार्टी को दी जाती है, कभी PTI को दी जाती है। अब ये तीनों जमातें बड़ी जमातें हैं, इनका अपना वोट बैंक इंटैक्ट है। ज़िमनी इलेक्शन में हम देख चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज ने इसी पॉकेट को, ये तरीन ग्रुप को टिकट्स दिए, वो सारे के सारे फारग हो गए, 4-5 सीटें उसमें से निकल सकी, बाकी सब फारग हो गए। अब नून लीग भी इस बात पे कायम है कि हमने अपना ही वोट बैंक, अपने ही उम्मीदवारों पे इन्हिसार करना है। पीपल्स पार्टी ये चांस ले रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर रही है, जरदारी साहब ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसको अंदर खाने गनीमत जान रही है कि जिससे जाना है चले जाए, जो बाकी बचेगी वो खालिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। तो ये एक अच्छा खेल चल रहा है, अच्छा मैच है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके नताइज भी कुछ ना कुछ बरामद हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि माजी से मुख्तलिफ नहीं निकलेगा तजुर्बा। ठीक है। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, इस शतरंज की गेम में एक तरफ पहले खान साहब वर्सेस PDM नजर आ रही थी, अब इसके अंदर दो और एंटिटीज आ गई हैं। जहांगीर खान तरीन साहब, उनका ग्रुप जो कि पहले अनाउंस कर चुका है कि हम एक नई सियासी जमात लेकर आएंगे। एक यहाँ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं PDM ने बड़ी बुरी की है, हम लोग जो साबिक PTI के लोग हैं सारे उनको इकट्ठा करने लगे हैं। -1 की बात पहले से चल रही थी कि -1 होने वाला है, खान साहब को साइड पे कर देंगे, बाकी PTI चलती रहेगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू करना, और अभी तक शाह साहब ने छोड़ी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी याद रहे। तो ऐसी सूरत हाल में फवाद चौधरी करना क्या चाह रहे हैं? और वी नो के ये खबरें भी थी सामने के फैसल वाडा साहब से भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कुछ मामला मुख्तलिफ होना शुरू हो गया। क्या चल रहा है आपकी नज़र में? देखिए, कोई नई बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, होता आ रहा है, और कब तक चलेगा ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन अभी होगा और शुरू हो गया है। और माइनस इमरान खान ही है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि साबका PTI, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी की पोजीशन पता लगेगी कि वो साबका हुए या नहीं हुए। और लेकिन जेल इंतजामिया या जिस DC के ऑर्डर से आप डिटेंशन में हैं, वही किसी से भी मुलाकात की इजाज़त दे सकता है, अदरवाइज आप कोर्ट जाते हैं अगर इंतजामिया ना दे। तो वो कोई इशू नहीं है कि जो लोग मिलने गए हैं वो इमरान खान से दूर जा चुके हैं, तो वो मिलने चले गए जेल के अंदर। जेल के अंदर हम भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं जो
मुल्जिम होते हैं, सियासतदान होते हैं, ताल्लुक वाले होते हैं, और वो जनाब आराम से सुप्रीडेंट जेल या डिप्टी सुप्रीडेंट जेल के कमरे में खाने भी खिला रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, और गपशप चल रही होती है। सियासी कैदियों के साथ इसी तरह का काम चलता रहता है। मैं शेख रशीद को भी जाके मिल चुका हूँ भावलपुर जेल में, जब उनको एक क्लाशनकोव केस में इन्हीं फवाद चौधरी साहब के चचा जो गवर्नर पंजाब थे उन्होंने डाला था। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप आज करेंगे और नहीं करेंगे, ये बदलती रहती हैं, हवाएं भी बदलती रहती हैं। जैसे वो एक सरतापा चेयरमैन थे, वो हवाएं बदलने के चक्कर में थे और फिर बदनामी के गड़े गहरे में गिरे, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा, बेशर्मी से वो चलते रहे, और आज भी उनकी ख्वाहिश है कि उनको कोई रोल मिल जाए। तो इस मुल्क में ऐसे लोग बेशुमार होते हैं। अब आप आज जो ये है कि ये एक नई पार्टी बनेगी, ग्रुप बनेगा, कंसोर्शियम बनेगा, जरूर बनेगा, बन चुका है। उसकी हतमी शेप क्या होगी वो आपको इलेक्शन के करीब करीब नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई ठोस शक्ल अभी नजर आ जाएगी कि जहांगीर तरीन खान साहब वो क्या सौदा बेचेंगे, अभी नहीं है उनके पास, सिवाय इसके कि वो पैसे वाले हैं और इस वक्त वो नाअहल भी हैं, वो अहल भी हो जाएं। तो एक प्रोग्राम लाना पड़ेगा और उसके लिए ये सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। प्लानिंग मुख्तलिफ है कि जाहिर है कि एक हंग पार्लियामेंट ही आनी चाहिए, 2/3 अक्सरियत तो किसी को बात नहीं है और ना आएगी। और जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि वो सिलेक्शन में नहीं होंगे, बतौर कैंडिडेट भी नहीं होंगे, और उनका कोई सियासी तौर पे ठीक ठाक मुश्किल होगी, क्योंकि 9 मई को जो कुछ उनके ट्रेंड लोगों ने, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि वो मानते भी हैं कि मेरे लोग और क्या ना करते, अगर मुझे रेंजर्स पकड़ेंगे तो मेरे लोग कहाँ जाएंगे, वो GHQ पे जाएंगे, फलां जगह पे जाएंगे, तो वो ओन भी करते हैं और ढीली ढीली मजम्मत करते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मजम्मत वाज़े तौर पे करने से इनकार कर दिया था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। आपके और हमारे सामने सबके उन्होंने ये पोजीशन ली, कहो कि उनके बेटे ने आज उनकी तरफ से एक बयान दिया कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज़ाहिर है बेटा बाप से कैसे अलग हो सकता है, अगर वालिद कोई फैसला लेंगे तो ज़ैन कुरैशी ने कहीं अलग नहीं हो जाना। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम, फैसले होने जा रहे हैं, फैसले हो चुके हैं, मैसेज वाज़े तौर पे दिया जा चुका है। फिर अब आपने जिसने लड़ना है लड़ ले, क्योंकि स्टेट के साथ लड़ाई इमरान खान साहब ने शुरू कर दी है। स्टेट के साथ लड़ाई ना पीपल्स पार्टी ने की थी और ना की मुस्लिम लीग नून ने। अब आपको और हमें जो लोग हवाले देते हैं ना, वो मुशर्रफ के दौर के हवाले के बयान देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बात करनी चाहिए कि नवाज शरीफ अब एक एस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों के जरिए नाअहल कराया, जो इमरान खान भी अब तस्लीम कर चुके हैं। पहले हम सिर्फ जनरल बाजवा का नाम लेते थे, अब इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने नाअहल कराया। ये बात उन चीफ जस्टिस साहब ने की भी है जिनके पास इमरान खान की दरखास्त गई है, क्योंकि उन फैसलों में वो खुद शामिल थे। तो क्या उन्होंने उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की मानी थी या वो आज इनकारी हैं? ये सबको अपने सवाल का जवाब दें। ठीक है। अच्छा, एक और खबर गर्दिश कर रही है और वो 2 साल की खबर है। 2 साल के अंदर क्या होने वाला है या 2 साल के लिए क्या होने वाला है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने रखूंगी। शाह साहब के पास एक ऑफर थोड़ी है, बहुत सारी ऑफर्स है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कौन सी पार्टी बन रही है और क्या हो सकेगा, कि -1 वाली फॉर्मूला चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन साबिर साहब, इस टाइम पर शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ जो भी डील कह लें या ऑफ़र कह लें लेकर फवाद चौधरी आज गए होंगे, उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी ऑफ़र्स हैं। और एक ऑफ़र तो वो बात चल रही थी कि 2 साल के लिए किसी और सिमत में ले जाया जाए, यानी मामलात को सीधा करना है। IMF हमारे हाथ नहीं आ रहा, इकोनॉमी हमारे हाथ नहीं आ रही है, तो किसी तरीके से ऐसी गवर्नमेंट लेकर आए जो सारे टफ डिसीजंस ले सकें। आपको लगता है इस सिमत की तरफ कोई जाएगा या जाने की कोशिश होगी या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकेगा। मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और इलेक्शन में -+ जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसका फैसला भी आने वाले वक्तों में हो जाएगा, एंड टाइम पे। जैसे कि राना साहब ने कहा, अभी तक चीज़ें बिखरी हुई हैं और अगला नक्शा असल में तैयार नहीं है। पाकिस्तान में एक बात ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में इंतखाबात उस वक्त अनाउंस होते हैं जब अगला रोड मैप और अगला जो सारे का सारा पावर शेयरिंग फार्मूला जब तय हो जाए तो तब इलेक्शन होते हैं। अगली शक्ल, अगली तस्वीर नहीं बन रही, वो जैसे ही बनेगी उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जरदारी साहब लाहौर में हैं और ये भी जहन में रखिएगा कि
अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मैच आपस में पड़ना है, और उसकी रीजन ये है कि नून लीग का बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पे यकीन है कि जरदारी साहब को पंजाब में नहीं आने देना, जबकि जरदारी साहब पंजाब में लाहौर में आके बैठे हैं और वो धड़ाधड़ अपने लोगों को शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन हो रही है। अभी तक नून लीग किसी ने ज्वाइन नहीं की, पीपल्स पार्टी ज्वाइन हो रही है। आज उनका साउथ पंजाब की तरफ था, भावल नगर हमारा शहर है, वहाँ पे असगर शाह साहब हैं, मुमताज महारवी साहब हैं, इनको ज्वाइनिंग दी है। कुछ और लोग लेकिन इतने सारे लोग ज्वाइन कर भी लें साबिर साहब, वो वोट बैंक फिर भी मैटर करता है कि क्या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है या नहीं है। सिंध के अंदर तो वोट बैंक है, वो तो तगड़ा वोट बैंक है, वो तो हमें पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उधर जीतेगी, लेकिन पंजाब में एक्सेप्टेबिलिटी है। अच्छा, उसमें मसला ये है कि इस वक्त देखें पॉपुलर वोट एक साइड पर रखते हैं, वो पॉपुलर वोट बैंक अपना मौजूद है। जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी ये है, अभी राणा साहब ने कहा था ना कि हंग पार्लियामेंट, स्ट्रेटेजी ये है कि कुछ सीटें दे दी जाएं और किसी को गुमान भी ना हो, किसी को 10 सीटें दे दें, किसी को 15 दे दें, किसी को 20 दे दें, किसी को 2 दे दें। सारे जितने भी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं जो अपने घोंसलों से उड़े हुए हैं, सारे के सारे, इनको कहीं ना कहीं 2-2, 4-4, 1-1 करके और ऐसे नंबर्स एक साइड पे कर दिए जाएं कि जिसके बाद अपनी पसंद की एक मखलूत हुकूमत बना ली जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप पीछे चले जाएं तो ये इसको हम क्यानी मॉडल कहते हैं। जनरल क्यानी साहब ने ये किया था, 2002 में भी यही हुआ था, 2008 में भी, 2008 में खास तौर पे ये हुआ था कि सारी सियासी जमातों को कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया था। 2002 में भी तमाम जमातें कहीं ना कहीं सेट हो गई थी। एमएमए उस वक्त मारिद वजूद में आई थी, एमएमए को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, सियासी मजहबी जमातें उसमें खपा दी गई थी। तो ये अभी ये स्ट्रेटेजी ये है, इसमें किस हद तक कामयाबी होगी वो तो वक्त बताएगा। यानी इन अदर वर्ड्स आमिर साहब, चीचो चीच गडेरिया, ना तेरिया ना मेरिया, ये वाला हिसाब आपको लगता है ऐसा ही कुछ होगा? और अगर ऐसा होता है तो इस टाइम पर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था तब भी सूरत हाल कुछ इसी तरह थी। वफाक के अंदर पीडीएम थी जिसके अंदर पीएमएलएन ऑब्वियसली शामिल थी, पंजाब के पीके के अंदर पीटीआई थी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी थी, बीएपी बलोचिस्तान में बैठी हुई थी। नई एक्सेप्टेबिलिटी थी इस बात की कि सारी जमातों को कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया जाए। अब के एनवायरनमेंट को देखते हुए 9 मई के बाद ये एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है? देखें, जो बंदा ये बात मानेगा ना कि 9 मई के बाद की सूरत हाल होगी तो फिर वो तज्जिया ठीक कर सकेगा। जो ये सोचेगा कि 9 मई से पहले ये चीजें थी, भूल जाएं। सब चीजें चेंज हो गई। आपने आर्मी के साथ वो किया जो सोचा नहीं जा सकता था, और ना आर्मी एक्सपेक्ट करती थी कि इस तरीके से इमरान खान को रेड लाइन कह के और पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर ली जाए। और इसके ऑन भी करना है, ये मैं आपको बता दूं कि अब वो नहीं रही बात कि जी ऑन नहीं किया, उन्होंने ये 2-3 दफा ऑन किया, उसके नताइज भी आएंगे सामने, वो पीछे नहीं होंगे। अब किसी सूरत में आप बदल जाएंगी बहुत सारी चीजें, जैसे जजेस हाई कोर्ट के कहते हैं ना कि अच्छा जी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। उनको समझ आ गई है कि 13 महीने हमने जमानतें रज के दी हैं, अब दे लें जमानतें और बंदे छुड़ा लें, नहीं होगा। अब आपको नतीजे में जवाब भी मिलेगा, जवाब बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। जो नहीं समझेगा उसको समझ अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ आपको, ब्रेक में भी मैं कह रहा था, ये चीजें अब क्लियर हो गई हैं। आप इधर हैं या उधर हैं, आपको पाकिस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की बुनियाद पे आप यहाँ पॉपुलैरिटी का चूरन बेचेंगे। अच्छा, पॉपुलैरिटी आपकी जब पीडीएम आई थी 0 पे चली गई थी, आपने पॉपुलैरिटी गेन की अपना अमेरिकन चूरन लगा के, and thanks to PDMs कार कर दी। बड़ी क्लियर बात हो गई है कि अब रास्ते नहीं मिलने। ठीक है, अब सहूलतकार भी बेनकाब हैं, सहूलत देने वाले भी बेनकाब हैं, और आपको मिलिट्री कोर्ट्स जो शुरू से बनी हुई हैं वो सिर्फ उसमें केस जाना होता है ना, ये कोई नई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं हो रही। अच्छा साहब, इसका जवाब देना चाह रहे हैं अमर साहब? वो बिल्कुल और है। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी नया फार्मूला है अभी कोई नहीं बना। अच्छा साबिर साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं? हो रहा है, होगा। अच्छा, और बहुत अच्छा, एक बात मैं कहूँगा बसात एहतराम, ये इस बार जैसे पिछला चूरन कह रहे हैं राणा साहब नहीं बिकने वाला, अब ये चूरन भी नहीं बिकेगा। उसकी रीजन ये है कि कहते हैं 9 मई के बाद दुनिया बदल गई, तो 9 मई के जवाब में जो लोग हैं इस वक्त, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब, डॉन लीग्स, बॉम्बे अटैक्स,
पाकिस्तान से सहूलत का, पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान ने हमला करवाया। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम था या एक कोर कमांडर हाउस के घर पे हमला, जो कि काबिल मजम्मत है, मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए। ड्रोन लीक्स, बम्बे अटैक्स, सब कुछ ये हमारे सामने है। फिर उसके बाद बगैर वीजों के आना, नरेंद्र मोदी साहब का आना, मुझे मौका देना आपने, पूरी रियासत हिल जानी और किसी को कानों कान खबर नहीं। नरेंद्र नंबर टू मेमो गेट, क्या मेमो गेट के बाद वही काजी फाइज साहब, वो रेफरेंस, वो सारा तहकीकात। तो फिर उसके बाद नंबर 3, सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग DGI/SI और सिटिंग जर्नलों पे जो कुछ कहा गया, जलसा आम में तकरीरें की गई। साबिर साहब मेरे पास 1 मिनट रह गया, आमिर साहब भी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, जल्दी से आमिर साहब का रिप्लाई करके। तो दुनिया, मेरा ख्याल है, मेरा आखिरी जुमला बता रहे हैं ना, इसके ऊपर बंद कमरों में ब्रीफिंग हुई और लोगों ने कहा जी हमें क्यों झूठ बताया गया था। वो खुद मान लिया कि जी अगर वो झूठ था तो हमें बंद कमरों में ब्रीफिंग क्यों दी गई। वो बहुत हो सकता है, तो ये मुद्दा यार बनाया, तो हो सकता है कि ईरान में जाके कहा जाए, ये बात कहा जाए, ये भी झूठ था। चलें ठीक है, मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है। एक मिनट भी आप मुझे बोल, DGI पे जाके जो कुछ उनकी मौजूदगी में इमरान खान ने ईरान में किया है कि 9 मई के वाकयात में भी कुछ ऐसी चीजें नजर आ गई। जी अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा पुरानी कहानी क्या थी और 9 मई क्या थी, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलें ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी हिडन एनीमोर। वो जमाना तो नहीं है कि हमूदुर रहमान कमीशन भी सामने ना आ सके या कोई मामला भी सामने ना आ सके। आमिर इलियास राना साहब, साबिर शाकिर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अगर IMF के पास नहीं जा सकते तो प्लान बी है। कौन सा प्लान बी हो सकता है पाकिस्तान के पास? विल टॉक टू शब्बर जैदी आफ्टर द ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासत की। अब जरा मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत और मईशत को अलग अलग नहीं कर सकते। जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है वहीं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी साथ साथ मिलाते हुए चलती चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि पाकिस्तान एक ग्राफ था जो कि मैं 12 हफ्ते प्रोग्राम में दिखाया करती थी, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी क्योंकि पहले और दूसरे नंबर वाले मुबालिक दोनों ही डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आसार भी नजर आने लगे। मिफ्ता इस्माइल भी ये कहते हैं कि डिफॉल्ट की बात जो है वो हमें सच होती हुई नजर आ रही है। इसहाक डार साहब मानने को तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब ने बड़ी दफा बहुत ही एरोगेंटली IMF को डील किया और एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सामने आए जो कि शायद अपनी अना को ज्यादा और पाकिस्तान की मईशत को कम तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 314 का ट्रेड कर रहा है। श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था तो उस टाइम पर डॉलर उनका 360 तक पहुंच गया था, जो कि इस टाइम पर 310 पे पहुंच चुका है। यानी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जिस पे इस टाइम पर श्रीलंका मौजूद है। डिफॉल्ट होना या नहीं होना और सियासत के ऊंच नीच जो है वो मईशत को कैसे बॉदर करेगी। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने मानी शख्सियत है, फॉर्मर FBR चेयरमैन है। शब्बर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। आपने 5 दिसंबर 2022 को मेरे प्रोग्राम में कहा था, एक बात कही थी, और वो बात क्या थी? वो आपने कहा था कि जी कोई टेक्नोक्रेट का नाम नहीं लिया था आपने, एक्सपर्ट्स की बात की थी कि एक्सपर्ट्स आएंगे वो मामलात को सही करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो चीज़ बहुत सारे और क्वार्टर से, ज़राए से मैंने कन्फर्म की तो वो उस टाइम तक सही थी, लेकिन अब 9 मई हो गया और 9 मई के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। अब क्या सिचुएशन है शब्बर साहब, कोई आसार हैं इस चीज़ के दोबारा? देखिए, जो मैंने बात उस वक्त की थी मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ, और मगर मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि हमें ये जो एक्सपर्ट या जो भी लाने हैं वो आइन के इस सिस्टम के अंदर लाने हैं। हम उससे बाहर कोई किसी किस्म की कोई एडवेंचर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात बहुत ख़राब है। मगर जो बात आप लोग शायद उसको समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि ये जो आप लोगों ने एक लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट को लेकर बैठ गए हैं और इसको मुख्तलिफ होगा, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट होगा नहीं होगा।
तो मैंने सुबह भी किसी टीवी चैनल पे कहा था इसका नाम रख लें आप पाकिस्तान का हनीमून। अच्छा, तो नया नाम रख दिया। मैंने नहीं नाम दिया, वैसे विफ्ता साहब ने नाम दिया। आपने नया नाम कहते हैं कि पाकिस्तान का हनीमून होने वाला है, ठीक है ना, कोई कोई नाम रख दें, अच्छा सा नाम रख दें, आपको अगर खौफ होती है इससे अच्छा सा नाम रख दे कोई, अच्छा, ठीक है। मगर पाकिस्तान का जो बैरूनी खर्चाजात हैं और जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में आउटफ्लो और इनफ्लो है वो आप किसी भी हाल में मीट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। वो आप ये मतलब ये चीज दीवार पे लिखी हुई है। इसको अगर कोई ये कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे पास प्लान बी है, हमारे पास प्लान सी है, इसका मतलब है या तो वो नालायक है या वो मुनाफिक है। लेकिन एक मिनट शब्बर साहब, ये बात आयशा गौस पाशा साहिबा ने फरमाई है, स्टेट मिनिस्टर ने फाइनेंस की, पढ़ी लिखी खातून है, बड़ी इकोनॉमी जानती भी है। उन्होंने कहा है कि अगर IMF, अगर मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो कहती है अगर IMF नहीं तो प्लान बी है हमारे पास, वो गलत कह रही है। अरे यार मेरी बात सुने, प्लान बी है ना तो सामने रख देना प्लान बी। सही। क्या कौन सा उसमें वो कोई अलादीन का चिराग है जो प्लान बी सामने नहीं है, ले आए कि ये प्लान बी है मेरे पास, बता दें। ये मतलब ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि प्लान बी है मेरे पास, वो एटॉमिक बम है, मतलब क्या प्लान बी है मुझे बता दें। तो क्या उनके दिमाग में क्या प्लान बी है कोई, मतलब अगर प्लान बी है तो आप लोग सवाल उनको बुला के सवाल करें, मुझे बुलाते हैं आप बार बार, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? आप उन्हें बुलाएं, पूछे जी आपके पास प्लान बी है बता दें, चले वो खुद नहीं बताया बता दें। शब्बर साहब, डार साहब आजकल सहाफियों से बड़े चिड़े हुए हैं, वो अपनी स्टेट मिनिस्टर को आने देंगे? वो तो अभी नई आई है ना इकोनॉमिस्ट वाली, उनके मियाँ तो बड़े पुराने हैं ना, हाफिज पाशा साहब, तो उनसे अपने मियाँ से पूछ के बता दें प्लान बी। अच्छा, उनके हस्बैंड तो बड़े पुराने हैं, मेरे उस्ताद हैं, बता दें कि क्या प्लान बी है। क्यों मेरा टाइम जाया कर रहे हैं, आप भी मेरा टाइम जाया कर रही हैं, वो भी टाइम जाया कर रहे हैं पूरे मुल्क का। व्हाई यू आर कॉलिंग मी? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो अनीका आज से नहीं, मैं 2 साल से 3 साल से बड़ा क्लियर हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है पिछले 2-3 साल से जो मेरी आप बता दें कि मैंने जो बात कही हो वो पूरी नहीं हुई हो। अच्छा मुझे बताएं, अब नेक्स्ट आप कौन सी बात पूरी होता है? देखिए वक्त जाया करने वाली बात तो ना करें ना, आपसे अवाम सुनना चाह रही है, आप कह रहे हैं आपका वक्त जाया हो रहा है, तो अवाम और कौम के लिए वक्त ना हो तो फिर किसके लिए हो? शब्बर साहब मुझे अब बता दें, अब अगली बात आपकी कौन सी सच साबित होने वाली है? कोई पहाड़ एक और टूटने वाला है पाकिस्तान पे? देखिए मेरी बात सुने, नहीं आप मुझे ये बताइए कि आपके मसाइल आज कोई कम है? अब क्या होगा? अब अवाम के साथ आप क्या करना चाहते हैं मुझे बता दें? अवाम को और कितना पीसेंगे आप? देखिए मेरी एक बात याद रखें, जब श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया था उसका डॉलर 390 रुपए का था, आज उनका डॉलर 320 रुपए का है। तो ये आपने क्यों एज्यूम कर लिया कि अगर आप रीप्रोफाइलिंग कराएंगे, मैं डॉलर नहीं कहता, मैं उसका नाम रख दिया पाकिस्तान का हनीमून, अगर पाकिस्तान का हनीमून होगा तो ये आपने क्यों एज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान में कोई बम फट जाएगा? ये दुनिया के ममालिक में होता रहता है। तो ये जो आप लोगों ने एक बिला वजह की अना और एक बिला वजह की ये नहीं होगा, यूं होगा, प्लान बी है, हमारे पास प्लान सी है, ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों लोगों को सही बात नहीं बताते? आगे चलें। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कर लें। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि बाजारों को बंद करें, बिजली की सेविंग करें। लोगों ने कहा नहीं करना कि बड़ी गाड़ियां बंद करें, 3 हफ्ते में नहीं करना। तो अगर नहीं करना अनीका तो फिर ये क्यों बातें कर रहे हो? फिर मेरा क्यों टाइम जाया कर रही हो कि क्या करना है? तो आपका टाइम का मसला बना हुआ है अभी शब्बर साहब। यहाँ इकोनॉमी जो है वो इस पॉइंट पे पहुंची हुई है कि हमें समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। नहीं मुझे बता दें शब्बर साहब, आप सही कह रहे हैं कि टाइम पे बंद होना चाहिए, टाइम पे खुलना चाहिए, इस्लामिक तरीका भी ये है, लेकिन हमारे लोग ढीठ हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि हम किस पॉइंट पे आ गए हैं। कोई अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट के जरिए से कराया जाए, जबरदस्ती कराया जाए। आप जो कह रही हैं, आप भी अपना टीवी प्रोग्राम पूरा करें, आप भी कोई 2-4 नगमे शगमे चलाएं और खत्म करें। बिला वजह मुझे बुला के आप क्यों मेरा भी दिमाग खराब कराती हैं, अपना भी, पब्लिक को भी खराब कराती हैं, पब्लिक भी डिप्रेस होती है। आप चलाएं, आप भी करें, 2-4 चीजें चला दें। आप आपसे तो सच सुनने के लिए हम आपको बुलाते हैं शब्बर साहब। मैं तो मुझे आप बुलाए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, हर वक्त हाजिर हूँ। मगर मेरा मकसद ये है कि मेरे पास मेरी फितरत में नहीं है झूठ बोलना। मैं मुनाफकत कर नहीं सकता।
अगर मुझे नजर आ रहा है कि एक चीज गलत है, मुझे सही नहीं कह सकता। मैंने जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाएगा, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा अगर, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। मगर मैंने उस वक्त ये बात की थी कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उस वक्त आप सारे लोग हंस रहे थे कि यार ये आदमी क्या कह रहा है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क इस सिस्टम में नहीं चल सकता। इस मुल्क को दोबारा बनाना पड़ेगा। जब आप मैं कहता हूं दोबारा बनाना पड़ेगा, उसका पहला काम ये होगा कि जो 85 मिनिस्ट्रियां हैं इस्लामाबाद में, ये 5 हो जाएंगी। सही। उसका दूसरा काम ये होगा कि गवर्नर हाउस लाहौर जो है ये बंद हो जाएगा और उसके गवर्नर साहब सड़क पे बैठेंगे। उसका तीसरा काम ये है कि बिजली की बचत होगी। उसका चौथा काम ये है कि जो वीगो और लैंड क्रूजर चल रही हैं ये सड़क पे नहीं आएंगी। ठीक। उसका पांचवा काम ये है कि आपके एसेंशियल आइटम की राशनिंग होगी। उसका छठा काम ये है कि आपको इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे। उसका सातवां काम यह है कि आपको ईरान पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। सही। उसका आठवां काम यह है कि आपको टापी पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। उसका नवा प्रोग्राम यह है कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उसका 10वां काम यह है कि आप इस मुल्क के अंदर नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। उसका 11वां काम यह है कि आप इस मुल्क के अंदर एसेट को लोकेट करेंगे और ये देखेंगे कि ये कोठी घर किसका है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में लाखों घर हो और उनका कोई वाली वारिस नहीं हो। वाली वारिस शब्बर साहब, बातें आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड की हैं और बातें 100% ठीक की हैं। जितनी बातें आपने की हैं, ऑलमोस्ट टू ऑल ऑफ देम आई एग्री विद दिस कि हम लोगों को अल्टीमेटली सीधा काम करना पड़ेगा। बट शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। कड़वी बातें हैं लेकिन सच बातें हैं। इकॉनमी सही कर लें, सियासत खुद ही सही हो जाएगी, या सियासत सही कर लें और इकॉनमी की तरफ ध्यान दे लें, कुछ एक चीज़ चूज़ कर लें। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।